जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, अब बिहार के चुनाव होने वाले हैं, 2-3 महीने के अंदर होने वाले हैं। हरियाणा के चुनाव हो गए, दिल्ली के चुनाव हो गए, सरकार बन गई। दिल्ली की सरकार बना के भारतीय जनता पार्टी ने सीधा सीधा संकेत दे दिया कि आखिर उसकी रणनीति क्या है, वो करना क्या चाहती है। जो उन्होंने मुख्यमंत्री चुना, उनकी विशिष्टताओं को देखते हुए, उनके इतिहास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल एक बात क्लियर कर दी कि उनको किस प्रकार की सरकार चाहिए। जो सब लोग स्पेकुलेट कर रहे थे, सब लोग सोच रहे थे कि कोई ऐसा विधायक मुख्यमंत्री बनेगा जो पहली बार विधायक बना हो। अब आप उनके मंत्रिमंडल को देख लीजिए, जितने लोग मंत्री बने हैं उसमें अधिकतर लोग ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने। जो पुराने विधायक थे, जो 4-4, 5-5 बार के विधायक थे, उन्हें मंत्री पद नहीं मिला, बल्कि मंत्री पद उन्हें मिला जो पहली बार विधायक थे और जो कॉर्पोरेटर से विधायक बने थे। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने ये बात अपने काडर को बिल्कुल क्लियर कर दी कि हमारे लिए वो लोग उपयुक्त हैं उच्चतम पद में बैठने के लिए, जो कि हाईकमान की बात पे कोई विचार न करें, जो कहा जाए वो करें। अच्छा, यही चीज हरियाणा के जो लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा संकेत इसी प्रकार का दिया है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखें, मेयर पदों के लिए देखें और कॉर्पोरेटर लेवल पे देखें, तो वहां भी उन्होंने ये किया, मैंने काफी सूक्ष्म विश्लेषण उसका किया कि जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे, जो 5-5, 6-6 बार के कॉर्पोरेटर थे, सभासद थे, उनको न टिकट देके उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो रिसेंटली कांग्रेस से आया है। अब ये सोचने में मजबूर हुए कि भाई, जो भारतीय जनता पार्टी का काडर था और भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग थे, जो आमने सामने भारतीय जनता पार्टी के दो गिटों को बिलोंग करते थे, उन्हें टिकट न देकर कांग्रेस के आए हुए व्यक्ति को टिकट क्यों दिया गया। तो ये समझ में आया कि देखिए, आज के तारीख में जो कमिटेड लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कमिटेड लोग हैं, और जो कांग्रेस और थर्ड फ्रंट या तीसरे दल की तरफ कमिटेड लोग हैं, उनमें एक अलग प्रकार की कशमकश है। देखिए, ये संघर्ष का समय है, ये कठिन समय है उन लोगों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनकी संख्या इसलिए बढ़ती जा रही है कि उनको फायदा भी है सत्ता के साथ रहने में, उनको सुरक्षा भी है, उनको किसी प्रकार के मतलब कोई फायदा हो ना हो लेकिन नुकसान नहीं होने की संभावना है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और आपने देखा हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रोहतक के, वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, और जो सैनी साहब के खिलाफ चुनाव लड़े थे विधायक के विधानसभा में, वो भी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि जो इन दिनों पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। और जो कांग्रेस के लोग हैं, उनको जब भारतीय जनता पार्टी के पास ले उनका टिकट दे देंगे कॉर्पोरेशन का, तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने लोग तो विरोध कर नहीं पाएंगे। वो तो आज के तारीख में न उनकी इतनी हिम्मत है और न इतनी स्थिति है कि वो कांग्रेस की तरफ जाए या विरोध करें। और कांग्रेस के लोगों को अपने साथ ले लो तो एक तरफ से वो पूरा क्लीन स्वीप करने का चक्कर उन्होंने हरियाणा में भी बना लिया है। अब प्रश्न ये उठता है, दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बनाया गया और उनकी जितनी पास्ट ट्वीट्स थी और जितने उनके स्टेटमेंट्स थे, जब उनका इतिहास खंगाला गया तो ये पता चला कि रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री दिल्ली का क्या सोच के बनाया गया। तो ये देखा गया कि वो ऐसी महिला हैं जिन्होंने एमसीडी में जब वो कॉर्पोरेटर थी तो वहां जिस प्रकार की तोड़फोड़ की थी और जिस प्रकार की उत्तेजनात्मक भाषा का उपयोग उन्होंने किया था, और दो मंत्री तो बिल्कुल कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा ये भी इस प्रकार के हैं, इसका माने कम से कम 60% मंत्रिमंडल तो ऐसे लोगों का है जिनका इतिहास है उत्तेजनात्मक भाषण देने का और जनता को और समाज को डरा के रखने का। तो ये रणनीति बिल्कुल स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी की समझ में आती है कि वो चाहते हैं कि समाज डर के रहे, डरे, और डर की वजह से वो कोई स्टैंड न ले पाए। जो राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा के समय कहा था
कि डरो मत। उसका मकसद ये था कि आज के तारीख में जो कारण है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल समाज के अंदर उसने पूरा अपना कंट्रोल कर लिया है, बाकी चुनाव आयोग की बात छोड़ दें, नाम को जोड़ने और काटने की बात छोड़ दें, इसके बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि समाज के अंदर देखिए कुछ लोग ऐसे हैं, मान लीजिए 20% लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल संबद्ध, उनकी आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं। मान लीजिए 10-15% लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस से पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार का कष्ट झेलने के लिए तैयार हैं और कांग्रेस के साथ हैं। बाकी लोग ऐसे हैं जो कि ये देखते हैं कि भाई हम पंगा क्यों ले, हम अपने जीवन में कष्ट क्यों ले, वैसे ही जीवन में बहुत कष्ट है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, देश की जीडीपी गिरती चली जा रही है, रुपया कमजोर होता चला जा रहा है, बैंकों के ऊपर समस्याएं आती चली जा रही हैं। तो इन सारी चीजों को देखता है कि भैया मैं अपनी घर की जो मेरी दैनिक आवश्यकता है उन्हीं को पूरा कर लूं, मैं कहां राजनीति में पढ़ूं, और कोई पंगा नहीं लेना चाहता। तो वहां पे जब वो देखता है समाज के अंदर कि जो लोग सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए तैयार बैठे हैं वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं, और जो लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं और लोकतंत्र और संविधान का मजाक उड़ाना चाहते हैं वो मजबूत होते चले जा रहे हैं, तो वो भी या तो न्यूट्रल हो जाता है या उधर चला जाता है जिधर उसे लगता है कि वो सुरक्षित है। तो अपने को सुरक्षित करने के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है, हरियाणा के अंदर हो गया, दिल्ली के अंदर हो गया, मंत्रिमंडल बन गया, स्पीकर बन गए जिनको पहले असेंबली से निकाला गया था, लेकिन यह है कि कम से कम वो हर बार जब भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट भी मिली तो वो अपनी सीट को बजाने में कामयाब रहे। बिहार के अंदर अब क्या होने वाला है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार का चुनाव, भाई महत्वपूर्ण तो हरियाणा का चुनाव भी बहुत ज्यादा था, महाराष्ट्र का चुनाव भी था, दिल्ली का चुनाव भी था, जो सब लोगों की आशाएं थी उसके विपरीत रिजल्ट आए। बिहार का भी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अब बिहार के नेता तेजस्वी यादव ये कहेंगे कि साहब बिहार इज नॉट महाराष्ट्र, बिहार इज नॉट हरियाणा, बिहार इज नॉट दिल्ली, बट ये बात तो महाराष्ट्र वालों ने भी कही थी, महाराष्ट्र इज नॉट हरियाणा, लेकिन जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ वो वही हुआ जो हरियाणा, बल्कि हरियाणा से ज्यादा भयंकर रूप से हुआ, और महाविकास अघाड़ी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और महाविकास अघाड़ी में भी आज की तारीख में उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, और उनके लोग वो शिंदे साहब की तरफ जाने के चक्कर में है। शिवसेना के 20 विधायकों की सिक्योरिटी खत्म होने के बावजूद एकनाथ शिंदे मजबूत हो रहे हैं और उद्धव ठाकरे लोग उनसे टूट रहे हैं। तो ये इसका मतलब यह है कि बिहार के इलेक्शन को अगर कांग्रेस और आरजेडी और कम्युनिस्ट अगर हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं और वो राजनीतिक रूप से बड़े चतुर हैं इसलिए उनकी जीत हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि दे हैव टू बी मोर केयरफुल। ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत एनलाइटेंड हैं, बहुत समझदार हैं, समाजवादी विचारधारा उनके यहाँ कूट कूट के भरी हुई है, सामाजिक न्याय की बात उनके अंदर बहुत कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन अगर उन्होंने बिहार के चुनाव को हल्के में लिया तो वही हाल होने वाला है जो महाराष्ट्र के अंदर होगा, हरियाणा के अंदर होगा, और उसके बाद मेरे ख्याल से बंगाल का भाई वही हश्र होने वाला है। इसलिए बिहार के इलेक्शन को सब विपक्षी दलों को बड़े सूझबूझ से देखना होगा किस प्रकार से वो चुनाव को जीते। अभी देखिए बिहार के अंदर कई प्रकार की चीजें उड़ रही हैं जो वातावरण में हैं। पहला यह है कि कांग्रेस मजबूती से वहां पे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, उन्होंने वहां पर्यवेक्षक भी बदले हैं। जो पर्यवेक्षक एलुअरू हैं उनको मैंने भाषण देते हुए सुना, उनकी बात को सुना, युवा हैं, कांग्रेस से वो जुड़े हुए थे, अच्छा बोला, अच्छा उनका रिसेप्शन हुआ। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर भी जो नए पर्यवेक्षक गए उनका भी अच्छा रिसेप्शन हुआ। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस कितनी भी कमजोर हो जाए लेकिन कांग्रेस कभी मर नहीं सकती, वो जिंदा रहती है। भारतवासी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो जाए और अच्छी स्थिति में आ जाए। बिहार के अंदर जो कांग्रेस का कहना है वो ये है कि अगर आप हमें पिछली बार जैसे 70 सीटें देंगे और ज्यादातर उसमें 40 सीटें ऐसी दे देंगे जहां आपको पता है हिस्टोरिकली भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो संख्या तो आप हमारी बढ़ा देंगे लेकिन जीतने की संभावना कम कर देंगे, और बाद में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई तो उसका सारा दोष आप कांग्रेस पे मढ़ देंगे। तो इस बार अगर हम 70 सीटें लेंगे तो वो सीटें लेंगे
जहां पे ऐतिहासिक रूप में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है और वहां पे हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आरजेडी का कहना यह है कि भाई, और ये मानी बात है, थोड़ा इस बात में सच्चाई भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में अगर परफॉर्मेंस था तो लेफ्ट पार्टीज का बहुत अच्छा था, आरजेडी का बहुत अच्छा था, कांग्रेस का उतना अच्छा नहीं था। और कांग्रेस अगर 50% का स्ट्राइक रेट ले आती तो आज वहां पे आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार होती। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि वहां पे पार्लियामेंट के इलेक्शन में अगर आप रिजल्ट्स को देखेंगे तो वो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेफ्ट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो आरजेडी का परफॉर्मेंस बहुत खराब था। जैसे महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस का परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में बहुत अच्छा था, लेकिन इस बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस विदर्भ जो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया था वहां पे बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो अब सवाल ये होता है स्ट्रेटेजिकली क्या करना चाहिए आरजेडी को, कांग्रेस को और लेफ्ट को, जिससे वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें। अच्छा, ये भी एक आज के तारीख में बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्या जेडीयू इलेक्शन के समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। देखिए, इसमें कोई सवाल नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है कि जेडीयू आज के तारीख में दो तरह से चल रही है, एक दिल्ली की जेडीयू, एक पटना की जेडीयू। दिल्ली की जो जेडीयू है उसमें लल्लन सिंह है, उसमें संजय जोशी हैं, संजय झा हैं, और जो पटना की जेडीयू है जिसमें बड़े बड़े पुराने दिग्गज नेता हैं वो नीतीश कुमार के साथ हैं। और दिल्ली की जो जेडीयू है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ संबद्ध है, क्योंकि दोनों व्यक्ति जो हैं वो सवर्ण हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक आज के तारीख पूरे हिंदुस्तान में है वो सवर्णों का वोट बैंक है। और जो नीतीश कुमार के साथ लोग हैं वो अति पिछड़े लोग हैं, अति दलित लोग हैं, वो नीतीश कुमार के साथ हैं। अब नीतीश कुमार अगर स्वतंत्र होकर अपना निर्णय लेते हैं, ये तो स्पेकुलेशन चल रहा है मीडिया में, यूट्यूब के अंदर, या नीतीश कुमार आए, कल गए परसों गए और आरजेडी के साथ आ गए, आरजेडी से मुलाकात हो गई। लेकिन असली मुद्दा यह है कि नीतीश कुमार के हित में क्या है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ें या आरजेडी के साथ चुनाव लड़ें, क्योंकि उनको ये बात पता है कि चुनाव आयोग और चुनाव का तंत्र वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन एक चीज और ये भी है कि क्योंकि बिहार के अंदर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्हें शासन तंत्र और शासन के ऊपर, तंत्र के ऊपर जो कंट्रोल है वो काफी हद तक नीतीश कुमार के पास है। इसलिए उनको वो लूप होल्स पता है कि जिस साइड में वो रहेंगे उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जेडीयू भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट इलेक्शन होगा असेंबली का, या जेडीयू और आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट एक तरफ होंगी, भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ होंगी। और तीसरा विकल्प जो ये भी बन रहा है कि कांग्रेस जिस प्रकार से ये तैयारी कर रही है कि वहां पे पप्पू यादव को और कन्हैया कुमार को मजबूती से सामने करे, जिसके लिए शायद तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा तैयार नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते पप्पू यादव, कन्हैया कुमार बहुत वहां पे उनका कद बढ़े। तो ये भी संभावना बनती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू एक साथ चुनाव लड़े और आरजेडी अलग लड़े और कांग्रेस और लेफ्ट अलग लड़े। देखिए, जहां तक सवाल यह है कि अगर जेडीयू आरजेडी के साथ आ जाती है और कांग्रेस और लेफ्ट इधर आ जाते हैं, तब तो भारतीय जनता पार्टी का कोई चांस बनता नहीं। तब तो भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 15% वोट बैंक बचता है, क्योंकि जेडीयू के पास, नीतीश कुमार के पास जो अति पिछड़े, अति दलित और महिलाएं, ये वोट बैंक उनके पास है। जो तेजस्वी यादव के पास वोट बैंक है वो बेसिकली मुसलमानों का और यादवों का और कुशवाहा जाति के कुछ लोगों का है, क्योंकि अपना जो लोकसभा के अंदर उन्होंने नेता बनाया वो कुशवाहा बनाया है। और इसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं है कि कांग्रेस ने पिछले 3-4 साल के अंदर दलितों और मुसलमानों के अंदर अपनी पैठ बनाई है। और क्योंकि वक्फ बिल के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एग्रेसिव स्टैंड लिया है, उससे न केवल नीतीश कुमार बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए हैं, बल्कि उससे टीडीपी भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई है। क्योंकि बिहार के अंदर सब कुछ होते हुए भी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हुए भी, जेडीयू के भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता होने के बावजूद मुसलमानों ने काफी हद तक जेडीयू का साथ इसलिए दिया कि नीतीश कुमार की इमेज एक सेकुलर है। लेकिन सेकुलर इमेज होने के बावजूद अगर वक्त पे इस प्रकार से एग्रेसिव स्टैंड भारतीय जनता पार्टी लेती है, तो मुसलमानों के लिए निर्णय लेने में बहुत आसानी होगी कि वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का साथ छोड़ दें और आरजेडी और कांग्रेस के साथ चले जाए। अच्छा, दूसरा विकल्प ये बनता है, पहला विकल्प तो हो गया कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी लड़े, तब तो टक्कर बिल्कुल बराबरी की होगी, पिछली बार जैसे होगा 1-2% पे बाएं दाएं हो जाएगा। अगर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट के साथ लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगर
भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, आरजेडी अलग चुनाव लड़ती है और जेडीयू कांग्रेस लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो मानी बात है कि ये जो जेडीयू कांग्रेस और लेफ्ट का होगा ये बहुत तगड़ा वोट बैंक हो जाएगा, क्योंकि जो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव है, इनके पास केवल यादव वोट बैंक रह जाएगा और मुसलमानों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग इस वर्ग के साथ आ जाएगा जिसमें जेडीयू कांग्रेस और लेफ्ट होंगे, और मुसलमानों का भी बड़ा भाग इसमें आ जाएगा। फिर वो तो वही चाहते हैं कि जो विनिंग कैंडिडेट हो उसके साथ खड़े हों। और अगर ये स्थिति बनती है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर लड़े, आरजेडी अलग लड़े और कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर एक साथ लड़े, तो उसमें यह संभावना बनती है आज के तारीख में कि जो कुछ वोट ऐसे हैं, करीब 25-30% बिहार के अंदर ऐसे वोट हैं जो कि कुछ वो जिताने के लिए वोट नहीं करते, वो हराने के लिए वोट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आरजेडी को हराने के लिए वोट करते हैं। और जब ये कॉम्बिनेशन केवल 2 साइडेड इलेक्शन होता है तो हराने के चक्कर में वो आरजेडी का साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि अति पिछड़े, अति दलित जेडीयू के साथ हैं, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो ये देखना बहुत आवश्यक है कि क्या ये स्ट्रेटेजिकली सही होगा बिहार के अंदर कि जेडीयू कांग्रेस लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़े, आरजेडी अलग चुनाव लड़े, और जब चुनाव हो जाए उसके बाद मिलकर सरकार बनाए, अगर उन्हें सामाजिक न्याय की बात करनी है, क्योंकि इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि सामाजिक न्याय के प्रश्न में, संविधान के प्रश्न पे भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। और इसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं है कि नीतीश कुमार हों या तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव हों या आज के तारीख में राहुल गांधी हों, संविधान के प्रति और सामाजिक न्याय के प्रति जो इनका समर्पण है और इनकी जो सैद्धांतिक सहमति है, उसका कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। लेकिन अगर बिहार के अंदर विपक्षियों ने सोच समझ के सही निर्णय नहीं लिया तो राजनीति में इनका समय निकल जाएगा और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर मनुस्मृति लाने के लिए, तानाशाही लाने के लिए काफी हद तक तो मौखिक रूप से आई गई है, अलिखित आ गई है, फिर पूरी तरह से आ जाएगी और उसके बाद राजनीतिक दल अपने कोसने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बिहार के अंदर अभी से फील्ड लेवल पे काम करके अपने जो एडिशन डिलीशन है उसको देख के, और नीतीश कुमार को भी यह निर्णय लेना होगा कि उनके लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर बिहार के अंदर सरकार अपोजिशन की बन गई और दिल्ली के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो उसके बाद उनका सरकार चलाना, ईडी सीबीआई के डर से बचना उनके लिए असंभव हो जाएगा। इसलिए उनको ये भी इंश्योर करना होगा कि अगर बिहार में वो पलटते हैं तो दिल्ली के अंदर भी सरकार को पलट दे, वरना उनके लिए एग्जिस्टेंस की लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि आज के तारीख में दिल्ली के अंदर अब जो एग्जिस्टेंस की सवाल सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के सामने मुंह वाए खड़ा है, वही बिहार के अंदर होगा। तो समझदारी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन से ही भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी को, जिसको चुनाव आयोग का पूरा समर्थन है, उसे हराया जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।